हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में। और बेसिक जो टर्म है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम लोगों ने अपनी कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से डिस्कशन कर ली थी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है इसके वेरियस इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। दो केस स्टडीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहली जो हमारी केस स्टडी होगी डैट विल बी रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन के जो टावर्स हमारे घर के आसपास लगे रहते हैं वो, जिसका बेसिक आइडिया मैंने वैसे आपको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल्स में दे दिया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं अगर हमारे घरों के आसपास मोबाइल फ़ोन के टावर्स लगे रहते हैं। और दूसरा, इन्हीं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इम्पैक्ट जो होता है वो चिड़ियाओं के ऊपर क्या पड़ता है, इसको भी हम समझेंगे डिटेल तरीके से। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है हमारी हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के ऊपर, जिसका अल्टीमेटली जो प्रभाव है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक सीमित नहीं रहता है, एनिमल्स के ऊपर भी पड़ता है। और ये जो बर्ड का जो इम्पैक्ट आपको बता रखा है कि बर्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का, वो कहीं ना कहीं जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के बियॉन्ड ही जाकर इम्पैक्ट की बात होती है। इन्होंने यहाँ पर ये सेपरेट टॉपिक बनाकर लिख दिया है, लेकिन ओवरऑल वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के इम्पैक्ट में ही काउंट होगा। तो सबसे पहले राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो रेडिएशंस जो मोबाइल टावर से निकलती हैं, जिसको हम मोबाइल टावर की तरंगों के नाम से जानते हैं, मोबाइल टावर की रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, वो एक प्रकार की नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मैंने आपको ये बताया था कि ये इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है और ना ही इसके ज़्यादा बहुत डैमेजिंग इम्पैक्ट्स हमें ह्यूमन हेल्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो रेडिएशन है ये कोई ऐसी रेडिएशन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से प्रभावित कर दे, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको एक कंडीशन भी बताई थी। कंडीशन ये है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का अगर ह्यूमन बींग्स को एक्सपोजर मिलता है, एक तो कम मात्रा के अंदर, और दूसरी चीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं उनकी मात्रा कम है और ड्यूरेशन अगर उनकी कम है कि थोड़े टाइम के लिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का, तब तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस या फिर डैमेजिंग इम्पैक्ट उनके हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इसकी ड्यूरेशन, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी इंटेंस रहती है और लंबे समय के लिए इंसानों को प्रभावित करती हैं ये वाली रेडिएशंस, फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। अब वो कैसे प्रॉब्लमेटिक हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जब दोस्तों हम हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बात होगी ही, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन रेडिएशंस का इम्पैक्ट जो होता है वो ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी के ऊपर कैसे पड़ता है, यानी कि इनका साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इमोशनल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हम हेल्थ इम्पैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो इन सभी हेल्थ के वेरियस डायमेंशंस, वेरियस एरियाज एंड वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है, सेल फोन का कहीं पर भी आपके घर के आसपास अगर कोई टावर लगाया जाता है तो वो टावर वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीना, जो छतरी होती है बेसिकली। उन छतरियों में से, सेल फोन के टावर की छतरियों में से रेडिएशन जो पास होती है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन तो है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक प्रकार की
नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब जब एक सेलफोन टावर जो है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज़ करा जाता है, यानी कि आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ऐसे ना जाने कितने अनगिनत घरों में कितने अनगिनत फ़ोन जो होंगे यूज़ करने वाले लोग होंगे। तो एक पर्टिकुलर सेलफोन टावर जो है वो नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स के द्वारा यूज़ करा जाता है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स होंगे, जो कंपनीज होंगी, वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एंटीनास लगाएंगी ताकि लोगों को कनेक्शन प्रॉपर मिल सके। अब यहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी मिल रही हैं कि वो आराम से अपना फ़ोन चला पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क जो फेलियर है वो नहीं हो रहा है। तो फैसिलिटीज़ जो हैं, यानी कि वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं लोगों को। लेकिन नंबर ऑफ़ एंटीनास की वजह से क्या होता है, जितने ज़्यादा एंटीना लगे होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो अगर आपके घर के पास है, तो उतनी ज़्यादा पावर इंटेंसिटी जो होती है इन रेडिएशंस की उस आसपास के इलाके में वो बढ़ जाती है। और अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि रेडिएशंस का जो इम्पैक्ट है वो भी बढ़ जाएगा ह्यूमन बींग्स की फिजिकल हेल्थ के ऊपर, साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर और इमोशनल हेल्थ के ऊपर। अब ये जो पावर लेवल होता है, यानी कि रेडिएशंस की अगर आप इम्पैक्ट की बात करो, ये जो पावर लेवल होता है इन टावर्स के आसपास, इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जितना हम इनसे दूर होंगे तो इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी कि रेडिएशंस का जो प्रभाव है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, लॉजिक वाली बात है कि अगर आपका घर जो है वो ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि जहाँ पर आपकी छत से ही या फिर आपकी बालकनी से ही या फिर घर के बगल में ही एक टावर लगा हुआ है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत हाई होगा। और अगर आपका घर उस टावर से, सेलफोन टावर से जितनी दूर है, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपके ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर कम पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, इनकी वजह से जो सेल्यूलर और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये इंसानों में देखे जाते हैं। यहाँ पर बात सेलुलर फोन्स की नहीं हो रही है, यहाँ पर ये जो टर्म है, जो वर्ड लिखा हुआ है सेल्यूलर, और दूसरा यहाँ पर जो शब्द है डैट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल शब्द को तो आप समझते हो, यहाँ पर सेलुलर वर्ड का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो बायोलॉजिकल सेल्स हैं, ये रेडिएशंस उनको प्रभावित कर सकती हैं और करती भी हैं। अगर इनका इम्पैक्ट जो है, इनकी इंटेंसिटी जो है, इनकी पावर इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और ह्यूमन बींग्स इनके संपर्क में लंबे समय से हैं, और इन रेडिएशंस का एक्सपोजर जो है ह्यूमन बींग्स की बॉडी को रोज़ाना देखने को मिल रहा है, और वो भी बहुत हाई लेवल का देखने को मिल रहा है। हाई लेवल का कैसे हो सकता है? सिंपली अगर ऐसा कोई सेलफोन टावर जो होगा वो आपके घर के पास होगा, अगर आपकी बॉडी उसके संपर्क में जितना क्लोज होगी तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे जो बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं, हमारी जो बॉडीली सेल्स होते हैं, उनके अलावा इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपकी मनोविज्ञान की स्थिति पर भी पड़ेगा, आपकी मेंटल स्टेट पर, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट पर भी पड़ेगा। ठीक है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो रेडिएशंस होती हैं ये थर्मल इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, और थर्मल इफेक्ट्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये एक प्रकार से हीटिंग का काम करते हैं। हीटिंग का काम ऐसे करते हैं कि आपके अंदर हो सकता है एक बर्निंग सेंसेशंस को ये क्रिएट करें। ठीक है, बर्निंग सेंसेशंस को ये क्रिएट करें जिसकी वजह से, जैसे सनबर्न से स्किन हो जाती है वैसे ही आपकी स्किन जो है वो फटने लगे, या फिर आपके सेल्स जो हैं अंदर के डैमेज होने लगे, और भी ना जाने इसके अनगिनत प्रकार के कितने इम्पैक्ट आपको देखने को और झेलने को मिल सकते हैं। और ये इसलिए जनरेट होते हैं ये सारे थर्मल इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर, बिकॉज आपकी बॉडी, इंसानों की जो बॉडी होती है वो इन माइक्रोवेव रेडिएशंस को, या फिर अगर हम प्रॉपर तरीके से नाम बोलें जैसा कि अभी हमने ऊपर नाम यूज़ करा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमारी बॉडी जो है वो इतनी केपेबल होती है कि इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर इसका एक्सपोजर आपको देखने को मिलता रहे
और वो एक्सपोजर कुछ ऐसा हो कि एक तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन का एक्सपोजर हो, लंबे समय के लिए हो, और उन रेडिएशंस का ईएमआर या फिर माइक्रोवेव जैसी रेडिएशंस का जो एक्सपोजर है लंबे समय के होने के साथ साथ वो हाई इंटेंसिटी का हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो वो रेडिएशंस जो हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है परिणाम स्वरूप ऐसा निकल सकता है कि इंसानों में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उनके जीन्स जो है वो ऑल्टर हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि उनका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ऑल्टरेशंस हो सकती हैं। डीएनए के अंदर ऑल्टरेशंस जो हैं वो हो सकती हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो इन रेडिएशंस का जो इम्पैक्ट है वो उसकी रिप्रोडक्शन पर, रिप्रोडक्टिव साइकिल पर भी पड़ सकती है। उसका गर्भवती महिला के कोख पर इसका असर होने को मतलब देखने को मिल सकता है हमें। और अगर कोई महिला गर्भवती नहीं है या फिर कोई जो कपल हैं वो प्लान कर रहे हैं अपने बेबी के लिए, तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। और अगर जो बच्चा है वो माँ की कोख में आ चुका है और 9 महीने तक वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है माँ की कोख के अंदर, तो उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इससे प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई इंसान है, ठीक है, जैसे आप हैं, आप हो, मैं हूँ, हमारे घर के जो लोग हैं, तो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है शॉर्ट टर्म नेचर के अंदर पर्सन को कुछ दिक्कतें झेलने को मिले, जैसे मूड स्विंग्स या फिर उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल रहना, ठीक है। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन का और हाई इंटेंसिटी का इम्पैक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इंसान को बहुत सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनका पूरा ओवरऑल जो बिहेवियर है या जो बिहेवियर सिस्टम है वो भी इसकी वजह से प्रभावित हो सकता है। अब राइटर यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं इनका थर्मल इम्पैक्ट यानी कि हीटिंग से रिलेटेड इम्पैक्ट तो देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा दे कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू व्हाट इज़ नोन एज नॉन थर्मल इफेक्ट्स या नॉन थर्मल इम्पैक्ट भी इनका हो सकता है, जो कि होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी की फील्ड की वजह से। अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी की फील्ड का मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव ये जो रेडिएशंस हैं जिसको हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, ये इनका लेवल कितना है, ठीक है, इनका लेवल हाई है कि लो है, यानी कि जैसा कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, लेवल का मतलब यहाँ पर है इंटेंसिटी, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी, इनकी प्रभाव करने की जो शक्ति है, ठीक है, इनकी जो एनर्जी है वो कितनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स को भी पैदा करते हैं, जो कि पैदा होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की फील्ड की वजह से। और अगर ये लो लेवल में होती है तो इफ़ द लेवल्स आर टू लो तो दे प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट हीटिंग, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हाई लेवल या हाई इंटेंसिटी पर अगर ये फ्रीक्वेंसीज होंगी, अगर ये रेडिएशंस होंगी तो ही ये एक हीटिंग मैकेनिज्म को पैदा करेंगी, लेकिन अगर इनका लेवल बहुत कम भी है तब भी ये सिग्निफिकेंट अच्छी खासी हीटिंग को पैदा कर सकती हैं ये वाली रेडिएशंस, ठीक है। और इंसानों के सेल मेम्ब्रेन में, एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है, जो कैल्शियम और दूसरे जो आयंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर हो सकता है कि मूवमेंट होने लगे उनकी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। अब आप कहोगे कि सर इससे दिक्कत क्या हो सकती है, अगर सेल मेम्ब्रेन में हमारे सेल मेम्ब्रेन के आसपास या उसके इर्द गिर्द ये कैल्शियम और जो दूसरे आयन से अगर ये मूव करने लगे, मूवमेंट में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मूवमेंट में ये दिक्कत है कि हर एक सेल अपनी एक क्षमता के अकॉर्डिंग काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी हो चाहे जानवरों की बॉडी हो, तो वो हमेशा हमारे जो सेल्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर रहना पसंद करते हैं, ठीक है, यानी कि उनको भी पसंद होती है हमारे सेल्स को एक स्टेबिलिटी। और अगर आप खुद सोच के देखो, जैसे आपको अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट है
आपके शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर एनर्जी ज़्यादा भर दी जाए आपके शरीर के अंदर या ज़्यादा एनर्जी निकालती जाए, तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो होम्योस्टैटिसिस होता है, होम्योस्टैटिसिस का मतलब दोस्तों ये होता है आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का, आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट आपका बनता है बाय स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सेल्स, ठीक है, और आपके सेल्स के इर्द गिर्द जो कवरिंग होती है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो, ये उससे बनता है। अगर यही प्रभावित होने लग जाए, सेल्स अपनी फुल पोटेंशियल पर काम ना कर पाएँ या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और ढांचा बिगड़ जाए, तो इसकी वजह से आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपकी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है और आपके सेल्स के अंदर जो स्टेबिलिटी है, सेल मेम्ब्रेन का जो इक्विलिब्रियम है, वो इससे प्रभावित हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली आपके सेल्स को डैमेज करेगा। और अगर उसका बहुत हाई लेवल का अगर आपको इम्पैक्ट जानना है कि ये सेल्स को कितना डैमेज कर सकते हैं, तो आप इतना मान लो कि आपका पूरा का पूरा डीएनए जो है वो भी ऑल्टर हो सकता है, ठीक है। अगर इन सारी रेडिएशंस का एक्सपोजर इंसानों को और भी ज़्यादा लंबे समय के लिए मिलता रहे, तो डॉक्टर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा ये देखा गया है, हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये देखा गया है कि इंसान हो सकता है वो थका थका फील करे, उसको फटीग हो सकता है, उसका जी मचलाए, ठीक है, कि जैसे इंसान ने कुछ खा लिया है और उसके बाद उसको वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका बार बार जी मचलाए, वो इरिटेटेड रहे, उसके सर में दर्द रहे, उसकी एपिटाइट जो है वो लूज़ हो जाए, पर्सन को खाने पीने का ज़्यादा हो सकता है कि मन ही ना करे, और दूसरे प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी इन सारे रेडिएशंस के कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर और हाई इंटेंसिटी के एक्सपोजर की वजह से ये परिणाम स्वरूप के निकल कर आ सकते हैं इंसानों के अंदर। ऐसा ऐसा भी देखा गया है, स्टडीज़, कुछ कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ ये भी कहती हैं, जिन लोगों के घर के पास ये सेलफोन टावर्स लगे रहते हैं, अक्सर वो लोग ये सारी दिक्कतों को फेस करते हैं, लाइक थके थके रहना, उनका जी मचलाना, इरिटेटेड रहते हैं, सर में दर्द होता है, जो हेल्थ है वो ऐसी हो जाती है, टार्निश हो जाती है, डिटोरेटिंग इफेक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ते हैं, पर्सन की एपिटाइट जो होती है वो लूज़ होने लग जाती है, और बहुत प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं। जो करेंटली सरकार के द्वारा और हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा जो एक्सपोजर के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर जिसको हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं, या फिर इसके अंदर आप बात कर सकते हो माइक्रोवेव रेडिएशंस की भी, तो इनका जो करंट एक्सपोजर का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो प्योरली प्रिस्क्राइब करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थर्मल इफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि नॉन थर्मल इफेक्ट्स जो होते हैं इन रेडिएशंस में, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं अगर इंसानों को इसका कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर जो है वो देखने को मिले इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, यानी कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का। तो ये चीज़ समझ में आई, ज़्यादा साइंटिफिक तो नहीं बनी है आपके लिए, मयूर, रिया, क्लियर है? अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का जो इम्पैक्ट है वो चिड़ियाओं के ऊपर क्या पड़ता है। बचपन से जैसा कि आप सुनते हो, बात सिर्फ यहाँ पर चिड़ियों की नहीं होती है, आप यहाँ पर जो भी फ्लाइंग क्रिएचर्स होते हैं, जैसे हनी बीज हो गई या फिर बटरफ्लाइज हो गई, इनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और भी सारे जीव जंतुओं के ऊपर इनका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर इम्पैक्ट आपको बताया जा रहा है चिड़ियाओं के ऊपर इन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का क्या इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है। देखो क्या होता है, बर्ड का, ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, बर्ड का जो सरफेस एरिया होता है वो ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू देयर बॉडी वेट, और अगर उनके बॉडी वेट को हम कंपेयर करें ह्यूमन के बॉडी वेट से। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ये आपका एक ओपन स्काई है, समझना बात को, ये आपका एक ओपन स्काई है, ये एक आपका ओपन स्पेस है, आप इसको स्काई मान लो,
या फिर आप इसको लैंड मान लो, लैंड पे रहते हैं एनिमल्स, स्काई में रहेंगी चिड़िया, और स्काई के अलावा रात को अपने घोंसले में भी आएंगी, तो वो भी लैंड को शेयर करती है इंसानों के साथ। चिड़िया हो गई, हनी बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, सब एक टाइम पर उड़ने के बाद शाम को अपने अपने आशियाने में वापस आते ही आते हैं। ठीक है, अब इंसानों के साइज के कंपैरिजन में चिड़ियों का जो साइज होता है वो है इतना। ठीक है, तो इंसान जिस सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं तो वो ज़्यादा करते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, सरफेस एरिया का मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा जगह घेरती है एनवायरनमेंट के अंदर, एज़ कम्पेयर टू मधुमक्खियाँ, एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाइज, एज़ कम्पेयर टू चिड़िया, एज़ कम्पेयर टू छोटे मोटे उड़ने वाले कीड़े मकोड़े। ठीक है, और इंसानों का बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है इन सब के बॉडी वेट के मुकाबले। बटरफ्लाई के कंपैरिजन में हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, मधुमक्खियों के कंपैरिजन में हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है, चिड़ियाओं के कंपैरिजन में हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है। ठीक है, कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले होते हैं उनके कंपैरिजन में इंसानों का बॉडी वेट ज़्यादा है। तो जो सरफेस एरिया अगर किसी भी एक क्रिएचर का ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनका जो बॉडी वेट होता है, उनके बॉडी वेट के कंपैरिजन में अगर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो रेडिएशन जो वो क्रिएचर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि हमारा जो सरफेस एरिया है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हद से ज़्यादा सरफेस एरिया को एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई, इंसान काफ़ी हद तक उनसे ज़्यादा, काफ़ी मात्रा में ज़्यादा, काफ़ी गुना ज़्यादा सरफेस एरिया एनवायरनमेंट का ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और उनका बॉडी वेट के कंपैरिजन में इंसानों का जो सरफेस एरिया होता है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन सरफेस एरिया बर्ड्स का काफ़ी बड़ा होता है उनके बॉडी वेट के कंपैरिजन में। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये वाली बात हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में इन सभी जीव जंतुओं का वजन जो है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये रेडिएशन जो है इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जितना इंसानों को प्रभावित नहीं करती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा जो प्रभाव डालने की जो शक्ति होती है इन रेडिएशंस की, वो चिड़िया, मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड है। 90% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या फिर अगर हम ऐसा कहेंगे मोर देन 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। लेकिन जो फ्लूइड होता है इन द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज़ लेस। ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी वेट भी कम है। चिड़ियाओं के अंदर जो फ्लूइड है, उनके पूरे शरीर में फ्लूइड की जितनी मात्रा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि उनका बॉडी वेट कम है। अब इससे दिक्कत क्या होती है, बॉडी वेट कम है, फ्लूइड भी कम है। ठीक है, हमारी बॉडी इतनी जल्दी गर्म आसपास के रेडिएशंस की वजह से दोस्तों इसलिए नहीं होती है क्योंकि 70-75 या ऑलमोस्ट 90% हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड है, तो वो हमारी बॉडी को हीट अप नहीं होने देता है। जिन भी जीव जंतुओं में फ्लूइड, कोई भी जो लिक्विड, नॉर्मल पानी की अगर आप बात करो, अगर उसकी मात्रा अगर कम होती है तो उनकी बॉडी हीटअप जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। एक तो ये है, हीटअप ज़्यादा हो जाएगी उनकी बॉडी, तो चिड़ियों का, जीव जंतुओं का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, जिसको अभी हम ऊपर नाम दे देते हैं, उनका होम्योस्टैटिसिस और उनका जो शरीर का जो इक्विलिब्रियम होगा, जो कंडीशन और स्टेट ऑफ बैलेंस जिसको हम कहते हैं, जो उनकी स्टेबिलिटी होगी, वो स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब ये जो सेलफोन के जो टावर्स होते हैं, इनसे जो तरंगे निकलती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है एक प्रकार की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इन टावर से पास होती है वो चिड़ियाओं की नेविगेशन स्किल्स को भी प्रभावित करता है। यानी कि चिड़िया जो है वो इस डायरेक्शन में उड़ना चाह रही थी, जो बटरफ्लाइज हैं वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, जो हनी बीज हैं वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, वो अपना रास्ता जो है वो भटक जाती है, वो भूल जाती हैं। इससे उनको एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिलती है, वो रास्ता भटक जाती हैं। जब बर्ड्स को कॉन्टिन्यूस तरीके से एक्सपोजर देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो वो डिसओरिएंट हो जाती है।
अब डिसओरिएंट होने की वजह से वो सारी डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट कर देती हैं। मधुमक्खियाँ हों, चिड़िया हों, या फिर ये बटरफ्लाइज हों, ठीक है, इन सब के ऊपर ये वाला प्रभाव देखने को मिलता है। और हर साल बहुत सारी चिड़िया जो है वो डायरेक्शन लूज़ करने की वजह से टकरा भी जाती हैं। जैसे आप अगर सोच रहे हो कि कुछ जो चिड़िया है वो उड़ते उड़ते उसको दिख नहीं रहा क्या सामने, कि वो किसी के सामने कोई एक खंबा है या फिर कोई एक बिजली की तार है, या फिर ये जो टेली कम्युनिकेशन के जो मास्ट है यानी कि इनकी टॉप की जो छतरी है, या फिर उस पे ऊपर कोई जाला लगा हुआ है, या वहाँ पर कुछ एक इलेक्ट्रिसिटी की एक इलेक्ट्रिक तार है, उससे वो टकरा कर मर जाती हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि इनको क्या दिख नहीं रहा होता है। एक्चुअली ये जो रेडिएशंस हैं ये इनको कंफ्यूज कर देती है, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जा रही है और आगे क्या एक बैरियर है जहाँ पर उनको रुकना है। तो उस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की वजह से ये टकरा जाती हैं। ये जो मोबाइल टावर्स के टेलीकम्युनिकेशन के जो मास जो छतरियाँ लगी होती हैं उनसे, ठीक है, और कभी कभार उनको करंट लग जाता है, कभी कभार वो फंस जाती हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये राइटर आपको बता रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो हमने यहाँ पर हेल्थ इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करी, ठीक है। इंसानों का जो इंसानों का अगर कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर और हाई फ्रीक्वेंसी का एक्सपोजर हो अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो उसका इम्पैक्ट इंसानों के शरीर पर, मानसिक स्थिति पर और इमोशनल स्थिति पर क्या पड़ेगा। और बर्ड्स, हनी बीज और बटरफ्लाइज को कंबाइन करते हुए मैंने आपको इन रेडिएशंस का इम्पैक्ट दूसरे जीव जंतुओं पर भी बता दिया। अच्छे से सब कुछ समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।